जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। आज का जो सेशन देख रहे हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का, जो हम लोग डेली वाइज पे शाम 6 बजे से प्रैक्टिस करते हैं, वो आज टेस्ट सीरीज जो होने वाला है वो 18वें क्रम का होगा। ठीक है दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और इसके लिए नहीं हड़बड़ाइएगा कि आप आज पहले दिन है, आपने आज पहली बार सब्सक्राइब करा है तो आज ये मतलब 18वां सेशन चल रहा है, आप पहली बार इसे देख रहे हैं, इसके लिए नहीं हड़बड़ाना है, बिल्कुल नहीं हड़बड़ाना है दोस्तों। आप डेली वाइज पे देखिए वीडियो, ठीक है। आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगा, एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये रुक्मणी प्रकाशन का बुक है, ठीक है। तो आइए इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं, फुल डिस्कशन के साथ होगी। तो आज का जो टेस्ट सीरीज होने वाला है दोस्तों, ये केमे क्रम का है, यह है टेस्ट सीरीज 15वां है, ठीक है। भाई इस टेस्ट सीरीज को स्टार्ट किया जाए, अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिएगा और दोस्तों लाइक करने में कंजूसी नहीं कीजिए, ठीक है दोस्तों। जितना आप लोग देखते हैं उतना कम से कम लाइक कीजिए, ठीक है। देखिए कितना मेहनत से मैं बनाता हूँ आप लोगों के लिए। सेक्शन पहला आता है हम लोग का जनरल इंग्लिश, उम्मीद है आप लोग लाइक कीजिएगा। चलिए, आप लोग जैसे कमेंट्स करते हैं उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो बनाता हूँ। फिर आप लोग बोले हैं चक्षु प्रकाशन का, मैं उसका भी लेकर आऊंगा। जैसे ही ये खत्म होगी उसका भी मैं सेट प्रैक्टिस पूरा कंप्लीट करा दूंगा। सेक्शन 1 में क्या है, जनरल इंग्लिश है। पहला क्वेश्चन क्या आता है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ब्लेंड, ब्लेंड मतलब क्या होता है दोस्तों, मिश्रण करना, मिश्रण बनाना, मिलना, है ना। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, मर्ज। इसका मतलब ही होता है मिलना ही, है ना। आंसर हो जाएगा डी। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। हमारा सेंटेंस क्या है, यू हैव पैक्ड योर वार्म क्लॉथ्स डैश। ये देखिए क्वेश्चन टैग से रिलेटेड है दोस्तों। देखिए आप लोग को मैं टॉपिक वाइज फिर सेशन ये जैसे कंप्लीट होगी टॉपिक वाइज मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। अभी अलंकार की वीडियो 1 से 2 दिन में आने वाली है। फुल्ली अलंकार जो आप लोग कंप्लीट हो जाएगी उसमें, ठीक है ना। कहीं भी किसी और जगह पे वीडियो आप लोग को देखने की जरूरत नहीं होगी, वैसा मैं अलंकार का एक वीडियो लेके आने वाला हूँ, बहुत ही जल्दी आने वाला है दोस्तों। देखिए वैसे ही फिर इंग्लिश का भी एक सेशन लेके आऊंगा जिसमें आप लोग को इंग्लिश के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, एक एक टॉपिक का मैं बनाऊंगा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है हमारा सेंटेंस, यू हैव पैक्ड योर वार्म क्लॉथ्स डैश। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ देखिए हैव है ना, ये हैवंट यू हो जाएगा। आंसर क्या होगा, सी। अगला देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। सेंटेंस क्या है हमारा, ही सेड टू मी प्लीज ड्रॉप मी होम इन योर कार। उसने मुझसे कहा है कि प्लीज हमें ड्रॉप कर दो, मुझे ड्रॉप कर दो तुम अपनी कार से। आंसर इसका क्या बनेगा, आंसर इसका बनेगा ही रिक्वेस्टेड मी टू ड्रॉप हिम होम इन माई कार। आंसर सी बनेगा। सिलेक्ट द मिस स्पेल्ट वर्ड। कौन सी मिस स्पेल्ट है दोस्तों, तो आइए देखते हैं हम लोग। क्रिकेटर बिल्कुल सही है, मेंटर भी सही लग रहा है, सुपीरियर भी सही है। देखिए यहाँ पे प्रेजेंटर गलत है दोस्तों। प्रेजेंटर का क्या होता है, PRESENTER होता है, ना कि ओ होता है दोस्तों, है ना, TER होता है प्रेजेंटर। आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सांबर, सोमबर मतलब क्या होता है दोस्तों, सोमबर मतलब होता है निराशाजनक, है ना। तो इसका एंटोनिम क्या बन जाएगा, चीयरफुल। आंसर क्या बनेगा दोस्तों, चीयरफुल। इसका मतलब होता है प्रशंसा, है ना। अगला देखिए, फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द एंटोनिम ऑफ द बोल्ड वर्ड। जो बोल्ड वर्ड है दोस्तों उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा। देखिए हम लोग सेंटेंस पढ़ते हैं, वी बिलीव दैट दिस इंसिडेंट हैज बीन एक्साग्रेटेड सो डैश इट। एक्साग्रेटेड मतलब समझते हैं, एक्साग्रेटेड मतलब होता है बढ़ाया हुआ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बढ़ाया हुआ का उल्टा क्या होता है, मतलब कम। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, अंडर स्टेट हो जाएगा। आंसर डी हो जाएगा, मतलब काफी कम बताना, है ना। आंसर डी होगा। अगला देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। सेंटेंस देखिए हम लोग का क्या है, द ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट्स एब्जॉर्ब्ड द कार्बन डाइऑक्साइड। ये हम लोग देखते हैं कौन सा हमारा आंसर बनने वाला है। कौन आंसर बनेगा दोस्तों, आंसर बनेगा इसका ऑप्शन ए, द कार्बन डाइऑक्साइड इज अब्जॉर्ब बाय द ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट। सर ये होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। फ्लो शूट, फ्लो शूट का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है अनुकरण करना। इसका मतलब क्या होता है? अनुकरण करना, है ना। तो इसका आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा बी, डू द सेम एज अदर। आंसर बी होगा। अगला देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। अ लो एरिया ऑफ लैंड बिटवीन हिल्स। अ लो एरिया ऑफ लैंड बिटवीन हिल्स। आंसर क्या बनेगा दोस्तों? मतलब दो पहाड़ों के बीच के जड़ को क्या बोलते हैं? वैली बोलेंगे। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, वैली। अगला सेक्शन आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। हमारा आइटम दिया हुआ है, देखिए क्या है? स्विम विद द टाइड। स्विम विद द टाइड, इसका मतलब होता है क्या है? इसका मतलब होता है दोस्तों सामाजिक तौर तरीके के अनुसार चलना। सामाजिक तौर तरीके के अनुसार चलना, स्विम विद द टाइड। आंसर क्या बनेगा इसका? आंसर बनेगा एग्री विद द पीपुल ओपिनियन। आंसर सी होगा। अगले देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। दे एंजॉयड डैश द सन राइजिंग फ्रॉम द हिल्स। आंसर क्या बनेगा इसका? ऑप्शन बनेगा वॉचिंग। दे एंजॉयड वॉचिंग द सन राइजिंग फ्रॉम द हिल्स। आंसर सी होगा। अगला देखिए, सिलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ वर्ड्स फॉर द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस आइए पढ़ते हैं हम लोग। आई विल डैश अ न्यू पर्स फ्रॉम द शॉप ऑन द डैश पास रोड। आंसर बनेगा इसका, आंसर बनेगा बी, मैंने एक पर्स खरीदा, एक न्यू पर्स खरीदा, है ना, एक दुकान से, और उसके बाद मैंने क्या किया? एक बाईपास रोड से गुजरा, है ना। तो आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला देखिए, सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड फॉर द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस देखिए, ए डैश इज अ नॉक्टर्नल एनिमल एंड अ डैश इज नीडेड फॉर द गेम टू क्रिकेट। आंसर क्या बनेगा? आंसर इसका बन जाएगा बैट। आंसर बैट बनेगा। अ बैट इज अ नॉक्टर्नल एनिमल एंड अ बैट इज नीडेड फॉर द गेम ऑफ क्रिकेट। बैट एक क्या है दोस्तों? एक एनिमल भी है, ठीक है ना, और बैट हम लोग यूज करते हैं खेलने के लिए भी। अगला देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस क्या है हमारा? हर फेस वॉज डैश आफ्टर सीइंग द हाउस इन सच कंडीशनल, इन सच कंडीशन। आंसर इसका क्या बनेगा? ब्लू। हर फेस वॉज ब्लू आफ्टर सीइंग द हाउस इन सच कंडीशन। आंसर ये होगा। अगला देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस क्या है हमारा? द गार्ड incited the guard incited dash seeing the ID card of the visitor। आंसर बनेगा ऑन। द गार्ड incited on seeing the ID card of the visitors। अगला देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। विलियम couldn't stop William couldn't stop dash against the comment of the officer। आंसर हमारा बनेगा रिएक्टिंग। आंसर क्या बनेगा? विलियम couldn't stop reacting against the comment of the officer। अगला क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक विद द साइनोनेम ऑफ द बोल्ड वर्ड। इसका साइनोनेम हमें बताना है फनी का। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें सीधे सेंटेंस। देखिए क्या है? ट्रॉपिकल है, नर्वस है, ह्यूमिरियस है और ट्रेंडी है। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? फनी। फनी मतलब क्या होता है? हास्यास्पद, मतलब हास्यमय। तो इसका हमें बनेगा क्या दोस्तों? इसका बनेगा ह्यूमरस। आंसर इसका बी हो जाएगा। ऐसे सेंटेंस हम लोग पढ़ते हैं। देखिए सेंटेंस क्या है? द फिल्म वॉज अ फनी adaptation of an old classic. The dash depiction was well received by the audience। यहाँ पे होगा humorous, humorous होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Select the most appropriate antonym of the given word in the bracket to fill in the blank। सेंटेंस देखिए, she is a direct dash and center of Queen Victoria। and center मतलब क्या होता है दोस्तों? center मीन्स होता है
पूर्वज या पुरख, पुरखा, है ना। तो पूर्वज के बारे में बोल जा रहा है, इसका एंटोनिम, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिसेंडेंट। डिसेंडेंट मतलब होता है वंशज, संतति। आंसर हो जाएगा इसका ए। अगला देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। देखिए क्या है हमारा सेंटेंस, द मिनिस्टर रीच्ड द venue of the program before time which dash wonder and away among the organizers। आंसर हमारा बनेगा क्रिएटेड। देखिए सेंटेंस फिर से पढ़ते हैं, द मिनिस्टर रीच द वेन्यू ऑफ द प्रोग्राम बिफोर टाइम विच क्रिएटेड ऑनर एंड ऑय अमॉन्ग द ऑर्गेनाइजर्स। आंसर हो जाएगा डी। आंसर इसका डी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस क्या हमारा, हिज सीट वॉज द डैश इन आवर रो फॉरदेस्ट। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, फॉरदेस्ट, क्योंकि सुपरलेटिव फॉर्म्स है फॉरदेस्ट, और फार जो है दोस्तों यह क्या है, पोसेसिव डिग्री फॉर्म है ना, तो इसलिए यहाँ पे फॉरदेस्ट लगेगा। आंसर ये होगा। अगली सेक्शन आते हैं। अगला जो हम लोग का सेक्शन है दोस्तों, ये क्या चीज का है, मैथ्स का है ना, न्यूमेरिकल मैथ्स एप्टीट्यूड का। और देखिए दोस्तों, ये चैप्टर वाइज इसका भी मैं लेकर आने वाला हूँ, टॉपिक वाइज कराऊंगा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का भी, ठीक है। ये सेक्शन खत्म होते हैं। तो देखिए हम लोग के पास क्या है, 2/3, 4/6 और 6/9 समतुल्य। ये क्या है, ये क्या है दोस्तों बताना आपको, समतुल्य भिन्न है, तुल्य भिन्न है, या अलघुकरणीय भिन्न है, या फिर विषम भिन्न है। इसमें क्या है दोस्तों, इसमें जो है आपको बता दें, यह समतुल्य भिन्न है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ए अकेले एक काम को 3 दिनों में समाप्त कर सकता है, बी अकेले इसी काम को 7 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि ए और बी मिलकर 2 दिन तक काम करते हैं तो काम का कितना हिस्सा अवशेष बच जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं बना के। जिनसे बन गया है दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है, नहीं बना है वो सीखे, है ना। देखिए ए अकेले किसी काम को 3 दिन में करता है, बी उसी काम को 7 दिनों में, ठीक है। यदि दोनों मिल जाएंगे तो कितने दिन में करेंगे दोस्तों, इसका एलसीएम निकाल लीजिए, 21 होगा। 21 और इनकी एफिशिएंसी 7 और इनकी एफिशिएंसी 3 हो जाएगी, मतलब कार्य क्षमता। अब देखिए दोनों मिलकर यदि काम करते हैं तो टोटल कितने दिन में हो जाएगी, 7 और 3 10, मतलब कि टोटल जो वर्क होगा दोस्तों ये इतना दिनों में होगा, 21/10 में। अब हमें क्या पता है कि 2 दिन जो है वो लोग दोनों दिन मिलकर साथ में काम करते हैं, ठीक है ना, दोनों दिन मिलकर वो लोग साथ में वर्क करते हैं। वही हम लोग निकालते हैं यहाँ पे दोनों दिन मिलकर। और एक और बात, यहाँ पे जैसे ये हमारी जो यहाँ पे निकला है, कितने व्यक्ति के लिए निकला है, ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं ना। ये 2 दिन काम करते हैं तो इसमें क्या करते हैं, हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं। कभी भी जो ये होता है ना दोस्तों, ये हमारा टोटल कभी भी नीचे होता है। ये जो 21 होता है, हमने ऊपर लिख दिया है गलती से, 21 नीचे और 10 ऊपर होती है, ठीक है ना। टोटल वर्क नीचे रहेगी। देखिए जो ये 2 दिन मिल के काम कर रहे हैं, इसी काम को तो 2 दिन मिल कर काम कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा, 20/21। इतना उन लोगों ने मिल के काम किया। अब शेष काम कितना बची है, टोटल एक काम था, उसमें से 20/21 काम उन्होंने कर दिया, बच कितना गया, 21 - 20/21। आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 1/21। इतना ही भाग तो बच गया, आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 1/21। आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए, उपयोग की गई अस्टरियों की पुनः बिक्री कर कमल को 21% का लाभ प्राप्त होता है। यदि उसने 1500 में अस्टरियो खरीदा था तो उसने इसे कितना में बेचा, कितना में बेचा दोस्तों, उसको लाभ हो रहा है कितना, 21% का। तो ये हम लोग इसको बनाते हैं, विक्रय मूल्य को हम लोग एसपी लिख सकते हैं, सेलिंग प्राइस बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए तो इसने 1500 में क्या किया, खरीदा था, सीपी गुने जो मेरा परसेंटेज प्रॉफिट है ना उसको ऊपर रखते हैं, 121 लिख सकते हैं, ठीक है, बाई 100 लिखते हैं, ठीक है ना, 10 10 10 10 कैंसिल। अब हमें मेरे पास क्या बच गया, 15 × 121। आइए मल्टीप्लाई करते हैं, 15 × 1 = 15, कैरी 1, 15 × 2 = 30, 31 हो जाएगा। और हमारे पास बच गया 3, 15 × 1 = 15 और 3 18, मतलब कितना आ गया दोस्तों, 1815 रुपया आ गया। आंसर मेरा क्या आ गया,
डी आ गया आंसर डी। अगला देखिए, यदि 15 संतरों का क्रय मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत हमें निकालना है। इसमें स्पष्ट बता दिया है कि हानि प्रतिशत हमें निकालना है। 15 संतरों का क्रय मूल्य सीपी लिखते हैं हम लोग, कॉस्ट पर बराबर 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर कितना लिख सकते हैं। देखिए एसपी और सीपी यहाँ पे, तो क्या हम लोग ऐसे सीपी बाई एसपी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इधर से इसको लाते हैं, मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ गया, इज इक्वल, ये 20 पहले से इधर है, ये मल्टीप्लाई में है तो आ जाएगा इधर डिवाइड में। अब हमारे पास पता चल गया क्या कि सीपी का वैल्यू 20 है, एसपी का वैल्यू 15 है, मतलब कि 20 में खरीदा और 15 में बेचा, तो उसे क्या हुआ, लॉस हो गया 5 रुपया की इंटू 100 और बाई सीपी होता है, सीपी मेरा 20 है, काटी इसको 25 जा और 5 जा 25, यानी कितनी परसेंट की उसको लॉस होती है, 25% की। आंसर हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। अगला देखिए, धातु के एक टुकड़े का क्षेत्रफल कितना होगा जो कि समानांतर चतुर्भुज के रूप में है, जिसका आधार 20 मीटर है और ऊंचाई 5.4 मीटर है। तो आइए हम लोग इसको भी निकालते हैं। धातु का एक टुकड़ा हम लोग लेते हैं, ठीक है दोस्तों, धातु का एक टुकड़ा है, इसका क्षेत्रफल पता है आपको क्या होता है दोस्तों, ये आधार और गुने इसकी ऊंचाई। एक धातु के टुकड़े के क्षेत्रफल कितना होगा जो समानांतर चतुर्भुज के रूप में, समानांतर चतुर्भुज समझते हैं ना, ऐसे है समानांतर चतुर्भुज ऐसे है, तो इसकी आधार जो है 20 है और इसकी ऊंचाई जो है 54 है, 5.4 है। तो यह जो होती है ना इसके पैरेलल होती है, ये जो होती है इसके पैरेलल होती है, तो ये जितना होता है इतना ही इक्वल ये होता है, ये जितना होता है इतना इक्वल, यानी एक रेक्टेंगल की भांति ये काम करता है, मतलब आयत की भांति, है ना। तो आयत में भी यही होता है, लंबाई और चौड़ाई होती है, तो इसी का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, तो 20 मल्टीप्लाई 5.4 लिखिए कितना आ जाएगा, इसको हटाइए 10, 0 से 0, 54 टू जाए कितना हो जाएगा 8 और 10 108। आंसर हमारा क्या आ जाएगा 108 मीटर स्क्वायर, आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 56 के वर्ग का इकाई स्थान क्या होगा। देखिए लास्ट में 6 है ना दोस्तों, इसको 6 को कितना हो बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो लास्ट में 6 ही आएगा, ठीक है ना। तो सीधे से इसके आंसर देख लीजिए, डी, वर्ग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। अब 5 यदि लास्ट में रहे दोस्तों तो उसका भी आंसर 5 ही आएगा, यदि 0 रहे तो उसका भी आंसर 0 ही आएगा, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। अगला देखिए, किसी समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 मीटर तथा उसके एक विकर्ण की लंबाई 2.8 मीटर है। इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ये हम लोग ज्ञात करते हैं, कैसे निकालेंगे, पहले तो समचतुर्भुज बना लीजिए दोस्तों। हमने समचतुर्भुज बनाया और इसकी जो है एक डायगोनल मतलब एक विकर्ण दिया है 2.8 मीटर दिया है, ठीक है। इसकी प्रत्येक भुजा 5 मीटर है, सभी इक्वल होती है, 5 मीटर है। अब हमें क्या निकालना है दोस्तों, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें और क्या चीज पता होनी चाहिए, हमें जो है ये भी तो पता होनी चाहिए ना, इसका होता है क्षेत्रफल निकालने का 1/2 इंटू D1 इंटू D2, मतलब दोनों विकर्णों का गुणनफल होता है। तो ये विकर्ण तो हमारे पास है नहीं, तो इसको निकालते हैं हम लोग। तो वाले को कैसे निकालेंगे, देखिए ये जहां भी बाइसेक्ट करेंगे ना, मतलब जहां भी काटेंगे यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्मेशन होता है। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग बना सकते हैं। ये हमारे पास दिया है, ये दिया है, ये नहीं निकाल देंगे, मतलब कि ये हमारा परपेंडिकुलर लंब दिया है ना, और इसे कहेंगे हम लोग हाइपोटेनस, मतलब कर्ण दिया है, तो हमें बेस निकालना है। बेस आइए निकाल लेते हैं। ये कितना 2.8 है, 2.8 का आधा कर लीजिए, क्योंकि ये बाइसेक्ट करते हैं जो एकदम इक्वल पार्ट में। 2 से काटिए इसको, 1.4, मतलब 1.4 इधर आ जाएगा और 1.4 इधर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आइए इसको हम लोग दिखाते हैं। आप लोग पाइथागोरस प्रमेय यदि आपको पता है बहुत अच्छी बात है, उसका होता है हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर बाई प्लस बेस का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा हाइपोटेनस कितना था दोस्तों, हाइपोटेनस 5 था, 5 का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना था हमारा 1.4 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी तो हमें निकालना ही है, और ये बी निकालते हैं हम लोग। इसको कीजिएगा 25 इज इक्वल, इसको कीजिएगा 196, कितना हो जाएगा पॉइंट, क्योंकि 14 का 196 होता है, तो इसका 2 डिजिट के बाद डेसिमल डाल देंगे, प्लस बी स्क्वायर रहने देते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे 25 है, इसको लाके इधर घटाइए, घटाइएगा तो कितना आ जाएगा
2 घटाते हैं आप लोग तो 23.04 होती है ना। अब ये मेरा स्क्वायर है, बी स्क्वायर जो है हमारा, ये आके इधर रूट में चढ़ जाता है, पता है आपको, तो इसको रूट चढ़ा दीजिए, यहाँ से स्क्वायर खत्म। अब इसकी वैल्यू जो होती है ना दोस्तों, इसका वर्गमूल निकालिएगा, इसका वर्गमूल होता है 48, तो 4.8 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या निकल गया, बेस निकल गया। तो अब निकाल लीजिए 1/2 फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकेंड डायगोनल, होगा ना। फर्स्ट डायगोनल 4.8 आया हमारा और सेकेंड डायगोनल 2.8 है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड करिए 1.4 गुना कर दिए 4.8 मल्टीप्लाई 1.4, आंसर आपका आ जाएगा 13.44 आ जाएगा, है ना। तो आंसर ये कौन सा आ जाएगा, 13.44 कौन है, आंसर ए है, राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला देखिए, निम्न में कौन से जोड़े सह अभाज्य संख्या है, कौन सा जोड़ा सह अभाज्य संख्या है, आंसर इसका डी हो जाएगा। देखिए सह अभाज्य जोड़ा संख्या, क्योंकि इसकी HCF जो है दोस्तों 1 निकलेगी, है ना, इसलिए यह सह अभाज्य है। अगला देखिए, बोर्ड मास का यूज करना है दोस्तों, बहुत ही आसान है ये। तो बोर्ड मास के यूज करके हमें इस वाले क्वेश्चन को बनाना है। तो सबसे पहले आप लोग को पता है क्या चीज का यूज होता है, पहले रेकरिंग का, रेकरिंग इसमें है नहीं, तो पहले हम लोग स्मॉल ब्रैकेट का वर्क करते हैं, उसमें भी सबसे पहले प्लस वाले, तो ये प्लस में है और ये प्लस में है, तो कितना हो जाएगा 10 और 5 15 और ये दोनों हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस यानी 7, 15 में से 7 जाएगा तो 8 हमारा प्लस में आएगा, ठीक है, -6 होगा ना, -6। तो हमारा क्या हो जाएगा, 6 में से 8 घटेगा तो -2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 और 2 5 में से 2 घटाइए तो -3, आंसर क्या आ जाएगा हमारा डी -3। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वृत्त चतुर्भुज जो है PQRS की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है, जिसकी भुजाएं की लंबाई PQ बराबर 2 सेंटीमीटर, QR बराबर 3 सेंटीमीटर और RS बराबर 4 सेंटीमीटर, तो PS की लंबाई हमें निकालना है। आइए हम लोग पहले फिगर बनाते हैं, इसका कैसे बनेगा, एक चतुर्भुज बना लीजिए, ठीक है, यहाँ पे हम लोग चतुर्भुज बना है, यहाँ पे एक हम लोगों ने वृत्त बना लिया, ठीक है दोस्तों। ये हमारा जो वृत्त है, अब इस सब का नामकरण भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, इसका नाम कर लीजिए PQR और इसका नाम S कर लीजिए, ठीक है ना। इसकी वैल्यू जो दिया है दोस्तों, इसका 4 दिया है, 4 मीटर 4 सेंटीमीटर जो भी यूनिट है, इसका 3 सेंटीमीटर कर लीजिए, ठीक है, और इस वाले का 2 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो आप PQ प्लस RS, PQ का है दोस्तों, PQ प्लस RS, ये दोनों को ऐड करते हैं तो वो किसके इक्वल में आएगा, हमारा QR प्लस PS के बराबर आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि PQ का वैल्यू क्या दिया है, आइए हम लोग अब बनाते हैं, इसमें हम लोग इतना लिख सकते हैं क्या है कि PQ प्लस RS इज इक्वल QR प्लस PS लिख सकते हैं। इसका वैल्यू 2 दिया है, प्लस इसका वैल्यू 4, इसका वैल्यू 3 दिया है और इसका तो दिया नहीं है PS का, ठीक है। PS हम लोग निकालते हैं, 4 2 6 और इधर से 3 घट जाएगा तो PS बराबर 3, PS बराबर हमारा 3 आ गया, तो आंसर हमारा क्या आ गया 3। यही तो निकालना था PS की लंबाई, ठीक हो गया। अगला देखिए, फिर बोर्ड मास आ गया दोस्तों, इस बोर्ड मास का यूज करते हैं और बनाते हैं। आइए तो देखिए, यहाँ पे पहले हमारा क्या है, स्मॉल ब्रैकेट वाले को पहले छेड़छाड़ करते हैं हम लोग, सबसे पहले इसके अंडर वाले के हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो ये माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस होता है, अभी तो हमें मल्टीप्लाई करना है, 8 2 जा क्या हो जाए 16 होगा, है ना, 8 2 जा 16 हो गया, यहाँ पे 16 लिखते हैं हम लोग, 8 2 जा 16 माइनस 20 है हमारा, 8 2 जा 16 माइनस 20 आएगा, और इधर जो है -5 तो रहेगा ही रहेगा। अब जो है हमारा 8 2 जा जो 16 आया, 16 में से 20 को हटाइएगा तो कितना आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 5 कीजिएगा ना, 4 मल्टीप्लाई 5 माइनस में है, 4 5 जा 20, आंसर आएगा माइनस में 20, आंसर मेरा क्या आ जाएगा डी -20। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीय बहुपद है जिसके शून्यक -2 और 6 है, कौन है
द्विघात बहुपद देखिए बनाते हैं हम लोग, कौन सा आता है, ऑप्शन बेसिस पे भी आप लेके बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। यदि ऑप्शन बेसिस पे नहीं बनता है कोई बात नहीं, आइए हम लोग प्रॉपर वे में बनाते हैं। आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल क्या होना चाहिए, अल्फा जो है हमारा है क्या है -2 है, ठीक है, और बीटा जो है हमारा 6 है। सभी को कैलकुलेशन कीजिएगा तो मेरा क्या आ जाएगा 4 आएगा, ठीक। अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, -2 × 6 क्या आ जाएगा -12। आंसर मेरा एक आया -12, एक आया 4। तो आइए हम लोग देखते हैं वो कौन सा इक्वेशन है जिसपे ये फुलफिल कर रहा है। तो देखिए -4 मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए, ऐड करने पे 4 आना चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे, ठीक है ना। तो कहाँ पे आ रहा है, ये तो प्लस में आ रहा है, ये एक माइनस में आ रहा है, ठीक है ना, और ये भी एक माइनस में, मतलब कि ये तो होगी नहीं, ये भी होगी नहीं, या तो बी या नहीं तो ए होगी। अब आते हैं हम लोग बात पे, तो 4 चाहिए हमें क्या चीज करने पे दोस्तों, ऐड करने पे। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है हमारी कितना है 4 है, -4 डालते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है हमारा 4 यदि हम लोग लिखते हैं प्लस में, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, और इसका जो माइनस है मेरा 12, तो ये तो कॉमन होगी, तो फिर डिफरेंस हो जाएगी माइनस प्लस की, और इसमें जो है कोई डिफरेंस नहीं होगी, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। ऐसे हम आपको क्वेश्चन बना के दिखा दे, देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स होगी, प्लस अल्फा इंटू बीटा होगी, रखिए x² माइनस 4x प्लस ये कितनी हो जाएगी, माइनस मेरा 12 है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू तो माइनस रखिए, माइनस ही हो जाएगा, तो आंसर मेरा ये आ जाएगा x² माइनस 4x माइनस 12। अगला क्वेश्चन देखिए, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 मीटर है, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इसका एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, आइए इसको निकालते हैं हम लोग, कितना आएगा। देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा 1/2 d1 इंटू d2 होता है, तो इसका क्षेत्रफल दिया है और एक विकर्ण दिया है, तो दूसरा विकर्ण हमें निकालना है। तो यहाँ पे लिख लीजिए 216, जिसमें से एक विकर्ण के बदले 216 रखिए, यहाँ पे 216 इसे काटिए कितना आ जाएगा 108, 108 इंटू d2 होगा इज इक्वल 216 होगा ना, d1 माफ कीजिए दोस्तों, वो हमने क्षेत्रफल ही रख दिया था, हमें लंबाई रखना था, 1/2 इंटू 24 गुने d2, ठीक है, इज इक्वल 216। इसको काटिए 12 टाइम में, तो ये 12 से कटेगा क्या, काट के देखते हैं हम लोग, 12 से कट रहा है क्या। और एक और बात दोस्तों, ये जो हमारा समचतुर्भुज है इसकी एक भुजा जो है हमारे पास, एक भुजा 24 है, ठीक है, हम बना ही लेते हैं यहाँ पे फॉर्म फिगर, ये टोटल 24 दिया है, ये वाले को निकालना है, और इस टोटल का एरिया दिया है 216, लोग ठीक बना रहे थे 1/2 24, यानी सीधे इसको 1/2 नहीं दीजिए 12d लिख दीजिए क्या, और 216 इसको काटिएगा कितने टाइम्स में कटेगा 18 टाइम्स में, यानी d2 जो हो गया आपका 18 आ गया, d2 कितना आ गया दोस्तों, यह तो 18 आ गया, ठीक है ना, ये अभी हमारे पास 18 आ गया, लेकिन हमें d2 से हमें क्या निकालना है, भुजा की लंबाई निकालना है, ठीक है दोस्तों। भुजा की लंबाई कैसे निकलता है तो आइए हम लोग देखते हैं। भुजा का लंबाई निकालने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा पता है, ये जो 24 दिया है ना, 24 का आधा कीजिए, ठीक, 24 का आधा का होल स्क्वायर, आप प्लस जो 18 दिया है ना उसके आधा का होल स्क्वायर कीजिए, तो हमारी भुजा निकलती है। क्योंकि आपको पता है दोस्तों यहाँ पे जो हमारा समचतुर्भुज है तो ये टोटल दिया है, यानी कि हम यहाँ तक सीधे लेंगे, यानी ये 9 और ये कितना दिया है 24, यानी ये 12, तो ये तो हमें निकालना होगा, इस दोनों को ऐड करेंगे तभी तो निकलेगा 144 और कितना 81 को ऐड करना होगा, तो हमारा आंसर निकलेगा। तो 144 प्लस 81, आप समझ रहे हैं ना कैसे निकल रहा है दोस्तों, ये बाई पाइथागोरस प्रमेय से निकल रहा है, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू 12, इसका 9 से निकाले हम लोग, तो देखिए इसको ऐड करते कितना दें 5 और ये 12 और ये हो जाएगा आपका 2 2 2 5 किसका होता है दोस्तों 15 का, तो हमारी भुजा कितना आ गया 15 आ गया, हाइपोटेनस 15 है मतलब भुजा हमारा 15, सभी भुजा उसके 15 होंगे, आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 60 का 20% बराबर डैश का
25%। तो ये बनाते हैं हम लोग इसको 60 का 20%, ठीक है, ऐसे लिखेंगे 60 का 20% बराबर, ये हमें नहीं पता क्या चीज है तो x रख लीजिए, इसका 25% बाई 100 रखेंगे, है ना। तो आपको पता है दोस्तों ये नीचे से नीचे काट सकते हैं हम लोग। अब ये जो है हमारे पास 20 और 25 है, तो ये कटेगी क्या, 5 से कटेगी, 5 4 जा 5 5 जा कटेगी, 5 से काट सकते हैं 12 टाइम में, यानी 12 4 जा 48। आंसर हमारा क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 48 आ गई, आंसर मेरा सी हो गया। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस संख्या का शांत दशमलव प्रसार है। शांत मतलब समझते हैं दोस्तों, ये पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी, 2 3 4 अंक डेसिमल के बाद पूरी तरह कट जाएगी, है ना। तो इसमें आप देखिएगा इसको डिवाइड करके कि आंसर इसका सी आएगा। आप ऐसे कीजिएगा 120 डिविजिबल 57, ठीक है ना। इसको ऐसे कर लीजिए, 0.0 डाल के उसके बाद बनाइएगा 0 0 रख के, तो आप देखिएगा कि पूरी तरीके से कट जाएगा। नहीं तो एक और तरीका है दोस्तों, 57 है ना और 120 बता ही देते हैं इसको। इसको हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं 19/40, ऐसा लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये देखिए 19/2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 1 लिख सकते हैं। हर में जब 2 और 5 का गुणनखंड हो तो यह कंफर्म है कि ये शांत दशमलव प्रसार आएगा ही आएगा, क्योंकि 2 5 जा 10 आ रहा है यानी 0 आ रहा है, तो वो शांत तो होगा ही होगा, है ना। अगला देखिए, क्योंकि 19 का टेबल में 57 आता है इसलिए हम लोग ने रखा दोस्तों 19, ठीक है ना, एक कॉमन फैक्टर हम लोग ने रखा था। देखिए समीकरण युग्म जो दिया है 2x + 3y = 5, 4x + 6y = 15, ये कैसा हल है, अद्वितीय हल है, अनंत हल है, कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, हो जाएगा कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है। देखिए कैसे हम लोग निकाल के देखते हैं, 2x + 3y = 5, 4x + 6y = 15, इनसे में मल्टीप्लाई करना कर, इसी में 2 से कर सकते हैं, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 2 जा 10 हो जाएगा, होगा ना। अब इसे हम लोग माइनस करते हैं, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, और ये तो सीधे दोस्तों ना x बचा ना y, तो कहाँ से आंसर होगा, तो इसका कोई हल नहीं होगा, आंसर सी आ जाएगा। अगला देखिए, जब 4x⁻6 माइनस 5x³ माइनस 3 को x³ - 2 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या बचता है। तो आइए शेष हम लोग देखते हैं, ये सब 9th क्लास की क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। तो 9th में आप पढ़े होंगे तो बहुत अच्छी बात। देखिए x³ - 2 = 0 रख सकते हैं क्या हम लोग, बिल्कुल रख सकते हैं। x = क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3³, ऐसे बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप इसे सिंपल में आप डिवाइड भी कर सकते हैं, -2 को डिवाइड कर दिए, 4x⁻6 - 5x³ - 3। देखिए हम इधर जो लिखने के बदले ना हम यहाँ पे लिख देते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए x³ है, हमें x⁻6 चाहिए, तो हमें क्या चीज से मल्टीप्लाई करनी होगी, x³ से ही करनी होगी, तब तो पावर जुटेगी ना, 6 होगी। अब हमें चाहिए 4 भी आगे चाहिए, तो 4 से कर दीजिए, 4x⁻6, पहले वाले को पहले हम लोग कटाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर अब इसे करते हैं, माइनस है तो माइनस डालिए, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, और इसके पास x है, इसके पास कुछ नहीं है, यानी x³ सिर्फ बचेगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस, ये प्लस, ऐसे ही बनता है, ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये हमारे पास -5 और ये हमारे पास +8 x³ है, तो क्या हो जाएगा, प्लस में आंसर आएगा हमारा, प्लस में कितना आ जाएगा 3x³ - 3 आएगा, आएगा ना। तो अब हमें क्या रखना है, प्लस है ना तो प्लस रखिए आगे, 3 है तो 3 रखिए पहले, और x³ है, x³ तो पहले से, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा 3x³, और माइनस है तो -6 आ जाएगा, ठीक। इसको ये तो काट देंगे माइनस, और ये हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल। अब देखिए 3 में से 6 में से 3 गया तो आंसर मेरा 3, रिमाइंडर मेरा कितना बचा 3, आंसर मेरा क्या आ जाएगा सी। अगला देखिए 3/15 प्लस 13/14 माइनस 19/21 प्लस 31/35 माइनस 23/30 का मान हमें क्या होगा यह बताना है। तो इसका बट्टा का जोड़ आपको आता होगा दोस्तों, तो आप बहुत आसानी से बना सकते हैं इसका, है ना। और देखिए इसका टोटल, इस सब जितना हमारा डिनोमिनेटर है इसको एलसीएम ले लेंगे, मतलब हर जो है हमारा, इसको हम लोग एलसीएम कर लेते हैं। और नहीं तो आप ये चाहते हैं ना कि प्लस वाले को एक साइड माइनस वाले को एक साइड करें, तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ इतना दूर को बना लीजिए एक साइड, इस वाले को बना लीजिए एक साइड, से भी बन सकता है,
इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। नहीं तो आपको लगता है कि 15 और 30 का बनाना है हमें, 14 और 35 21 का बनाना है, उससे भी लेके आप बना सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, किसी से भी लेके आप बना सकते हैं ना। तो आइए हम लोग इसको बनाते हैं दोस्तों। पहला हम लोग लेते हैं 3/15, ठीक है, माइनस 23/30 को लेते हैं, क्योंकि ये 15 और 30 कॉमन आ जाएगा हमारा 15 के टेबल में, प्लस, ठीक है, 13/14 लेते हैं हम, और क्या लेते हैं, प्लस 31/35 लेते हैं, और प्लस माइनस है ना, माइनस 19/21 यह लेते हैं, क्योंकि ये जो हमारा 14, 35 और 21 जो है ये एक टेबल में आ जाती है। तो ये देखिए इसका एलसीएम हम 30 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं दोस्तों। इसका एलसीएम 30 ले लेंगे, ये 2 टाइम्स में यानी 6, माइनस ये तो 23 के 23 ही रहे, इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, प्लस यहाँ पे अब एलसीएम लेते हैं, इसकी एलसीएम कितनी हो जाएगी, 210 हो जाएगी, ठीक है। ये कितने टाइम्स में कटेगा, 195 होगा, प्लस 186 होगा, और माइनस यहाँ पे माइनस 200, ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा, 190, ब्रैकेट बंद करते हैं हम लोग। अब आते हैं इसमें से घटाइए कितना आ जाएगा दोस्तों, 17 आ जाएगा, है ना, 17/30 आ जाएगा, माइनस में आएगा, और प्लस हमारा ये कैलकुलेशन कीजिएगा तो इसका कितना आ जाएगा, 191/210, इसका एलसीएम ले लेंगे हम, एलसीएम कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा, 210 एलसीएम ले लेंगे, फिर यहाँ बनाएंगे 191 माइनस 119, निकालिए इसको, 72/210 हो जाएगी, इसको हम लोग काट सकते हैं, काटने के बाद कितना आंसर आ जाएगा, 12/35 आंसर आ जाएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन क्या है, इसका तरह आंसर बी हो गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, 64, 28 एवं 96 का महत्तम समापवर्तक हमें निकालना है। महत्तम समापवर्तक मतलब कॉमन फैक्टर उसमें से निकालना हमें। तो 64 का फैक्टर निकालिए 28 का और 96 से निकाल के आप इजी में बता सकते हैं कौन सा इसका कॉमन फैक्टर होने वाला है। क्या 8 से ये सभी डिविजिबल है दोस्तों, आप ही खुद देखिए, क्या 8 से सभी डिविजिबल है, नहीं है। 2 से सभी डिविजिबल है, 1 से भी है, लेकिन क्या 4 से है, 4 से काट के देखते हैं, 2 और 4 टाइम्स, ठीक है, ये भी कट रहा है, ये 4 से बन जाए, ये भी 4 से कटेगा, 1 और 2, 1 और 6 ना, 16 टाइम्स। तो आंसर हमारा ये 4 होने वाला है, क्योंकि 2 सबसे ज्यादा छोटा हो गया, इससे थोड़ी सी बड़ी है, तो ये आंसर रखना है हमें, मतलब सबसे हमें क्या लिखना है, HCF हायर कॉमन फैक्टर। तो हायर कौन सा है, 2 तो लोअर हो जाएगा, ये हमारा हायर होगा 4, तो आंसर यहाँ पे हम C सीधे लिखेंगे। अगला देखिए, यानी तो इसको फैक्टर वाइज निकाल के भी आप देख सकते हैं, 64 का फैक्टर निकालिए कि क्या होगा, ऐसे आता होगा आपको निकालने, क्या होगा 3 2, फिर 2 से निकालिए 16, ऐसे करके आप ये जो फैक्टर निकालिए उसमें से आप कॉमन कर सकते हैं ना। अगला देखिए, 72 का होल स्क्वायर बराबर 51 x4, तो यहाँ पे x का हमें वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, x के जगह पे हम लोग ऑप्शन वाइज पे भी रख के आप बना सकते हैं, ऑप्शन बेसिस पे नहीं भी आपसे ये होता है तो आप आइए हम लोग देखते हैं। हम लोग देखिए 72 का होल स्क्वायर करना थोड़ी तो कठिन लग रही है ना, कि हाँ 72 मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे जब भी आपका इसको शॉर्ट फॉर्म पता हो तो बताइए, नहीं पता है तो दोस्तों हम आपको बताते हैं। देखिए 72 का जैसे निकालना है ना दोस्तों इजी में, तो ये देखिए 72, इसका पहले होल स्क्वायर कीजिए, कितना होता है 4, ठीक है, इस दोनों में मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा 7 2 जा 14, 14 और एक बार और 14 ऐड कीजिए, कितना आ जाएगा 28, 28 का 8 रखिए, कैरी कितना आ जाएगा, क्योंकि इसके इक्वल में दिया है ना तो हमें लगता है इतना ही के इक्वल आना चाहिए, कैरी हमारे पास कितना आ जाएगा दोस्तों 2, ठीक। अब इसका होल स्क्वायर कीजिए, 49 और 2 51, हमारा कितना है 5184, 51-4, तो क्या आना चाहिए हमारा 8 आना चाहिए, आंसर क्या आएगा इसका डी होगा। अगला देखिए, किसी समकोण त्रिभुज का एक निम्न कोण कितना है 58 है, तो दूसरा निम्न कोण का मान क्या होगा। तो आप समकोण त्रिभुज मतलब समझते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये देखिए ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया, एक तो 90 है ही जिसमें एक कोण दे दिया 58, तो आप ये नहीं बता सकते हैं कितना होगा, सम ऑफ एंगल कितना होता है 180 होता है, 180 जिसमें से दो एंगल पता है हमें, एक 90 और एक 58, भाई हम लोग बनाते हैं, एक 90 प्लस एक 58 प्लस एगो हमें नहीं पता इज इक्वल 180 होता है, इस दोनों को सम कीजिए कितना हो जाएगा 148 हो जाएगा, प्लस सी इज इक्वल 180 होगा, तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 148 इसमें से घट जाएगी, आंसर कितना आ जाएगा आपका 2 और 7 में से 4 गया तो 3 यानी 32, आंसर आ जाएगा आपका 32 डिग्री।
अगला क्वेश्चन देखिए, 66 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 410 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को एक रेलगाड़ी 30 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई हमें निकालना है। ये रेलगाड़ी की लंबाई निकालते हैं हम लोग। पहले देख लीजिए, ये भी मीटर में है, ये किलोमीटर आवर में है, हमें आंसर चाहिए मीटर में, और ये सेकंड में है, तो इसे क्यों ना हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर दें। आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करने आता हो दोस्तों? नहीं आता है तो देखिए यहाँ पे 66 जो है ना, उसे हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो इसे कीजिए, 6 से काटिए, 6 3 जा 6 से काटिए 11 टाइम्स में, यानी 55/3 हमारा क्या आ गया, ये हमारा मीटर पर सेकंड में आ गया चाल। जब इतना चाल आ गया, ठीक है, तो इस चाल को जो हम कितना लिखे दोस्तों, इस चाल को इतना ही तो हम लोग करे थे ना। इसके बदले क्या हम ये नहीं रख सकते हैं कि 410 मीटर जो लंबा प्लेटफॉर्म है उसमें हम रेलगाड़ी की लंबाई x जोड़ते हैं, ये जो है 30 सेकंड में पार करती है, इसके बराबर नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि ये चाल बराबर ये चाल आ गया, दूरी बट्टा समय बराबर चाल होता है। आइए बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे इससे ये क्रॉस मल्टीप्लाई, इससे ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा जो करते हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो करने वाला है इसे काटते हैं हम लोग। 6 से काटिए, 6 3 जा 6 11 टाइम्स में, यहाँ से काटिए 3 से 10 टाइम्स में, तो हमारा कितना इधर आ जाएगा 1 0, ये हो जाएगा 55 है ना। तो 55 को हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 55 550 लिख सकते हैं, और इधर क्या आ गया 410 प्लस x लिख सकते हैं। ठीक, 410 इधर प्लस में इधर घटा लीजिए, तो 550 में से 410 हमारा घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 1 यानी 140। तो हमारी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी 140, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, समानांतर श्रेणी दिया है 2 7 12 का प्रथम 10 पदों का योगफल क्या होगा। क्या होगा दोस्तों, पहले तो आपको ए पता होना चाहिए, ए कितना है 2, डी पता होना चाहिए, डी मतलब 7 में से 2 घटाना होता है 5, सभी में हमारा डी 5 आना चाहिए। ठीक है, और एस एन बराबर क्या होता है दोस्तों, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है ना। ये फॉर्मूला होता है एस एन का योग के लिए। तो देखिए सबका वैल्यू रखते हैं हम लोग, यहाँ पे डी का वैल्यू 5 दिया है, ए का वैल्यू 2 दिया है, हमारे पास एन का वैल्यू कितना है दोस्तों, एन का वैल्यू 10 है, 10वां पद का योगफल निकालना है तो 10 दिया है, सभी का वैल्यू रखते हैं हम लोग। तो देखिए हमारा एन का वैल्यू पता है, एन का है 10/2, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 2 प्लस 10-1 इंटू डी का वैल्यू पता है हमारा 5 है, ब्रैकेट में कीजिए 2 2 जा 4 प्लस ये घटेगा 9 मल्टीप्लाई 5 यानी 45 सीधे लिख सकते हैं, 9 5 जा 45 प्लस, तो इसे ऐड करेंगे 49 हो जाएगा। 49 को हम लोग 10/2 कर सकते हैं, 10/2 इसको 5 कर सकते हैं, इसे काटिए तो 5, तो हमें कितना करना है 49 मल्टीप्लाई 5, 49 से कीजिए, आंसर कितना आ जाएगा 245, आंसर हमारा आ जाएगा 245, आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, 15,000 की धनराशि पर 5 वर्ष में 4500 का साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो ब्याज का दर क्या होगा। ब्याज का दर क्या होगा, आइए निकालते हैं इसको हम लोग, ब्याज का दर कैसे निकलेगा। देखिए यहाँ पे जो हम लोग एसआई बराबर क्या लिखते हैं, प्रिंसिपल गुने रेट गुने समय लिखते हैं, बट्टा 100 होगा। ठीक, जिसमें एसआई आपको पास दे रखा है कितना, साधारण ब्याज दे रखा है 4500 रुपये, ठीक है, बराबर मूलधन भी दिया है कितना आपके पास 15,000 रुपये, गुने रेट कितना दिया है 5, रेट ही तो हमें निकालना है, रेट नहीं दिया, टाइम दिया है 5, रेट हमें नहीं पता, बट्टा 100 इतना लिखेंगे। तो देखिए 1 2 1 2 इधर काट सकते हैं और 1 0 से ये भी काट सकते हैं, इसको काटिए 2 टाइम्स में कटेगा और इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 90, 90 इज इक्वल, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे बच जाएगा हमारा 15 आर, 15 से कटेगा 15 छक्का 90, 6 टाइम में कट रहा है, आंसर मेरा क्या आ जाएगा बी 6%। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक 16 मीटर लंबे और 10 मीटर चौड़े हॉल का फर्श के लिए 20 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर आकार की कितने ईंटें की आवश्यकता होगी। सपोज करिए ये एक फर्श है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ईंटें इतना सेंटीमीटर वाली लग रही, तो इसमें ईंटों की संख्या कितना है यह हमें बताना है। तो ये कैसे निकलेगा दोस्तों, इसकी जो एरिया होगी इस वाले का जो फर्श का एरिया होगा डिवाइडेड बाई
एक ईंट का एरिया निकाल देंगे तो पता चल जाएगा हमें कि कितना ईंट चाहिए। तो ये निकालते हैं हम लोग। 16 गुने 10 होगा और गुने 100 गुने 100 होगा। क्यों होगा दोस्तों 100? क्योंकि हमने इस मीटर को सेंटीमीटर में बदला है, ठीक है ना, क्योंकि ये हमारा सेंटीमीटर में है। तो 20 गुने 10 होगा। काटिए इसको, 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से काटिए 8 टाइम्स में कितना जीरो बचेगा? 2 1 3, 3 0 8, उसके बाद 3 0, यानी 8000 ईंटों की जरूरत होगी। तो आंसर क्या बनेगा मेरा? बी बनेगा। अगला सेक्शन जो आता है हमारा साइंस का, देखिए इसमें क्वेश्चन क्या आता है, चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? किसके कारण व्हाइट होता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण दूधिया हो जाता है ना। ओजोन का खोज कौन किया है दोस्तों? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगला सेक्शन, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विस्थापन के परिणाम के बारे में सत्य है? कौन सा कथन सही है? ऑप्शन बी हो जाएगा, यह तय की गई दूरी से कम या उसके बराबर हो सकती है। आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश की चाल आवृत्ति से निम्न में से किस सूत्र से संबंधित होती है? किस सूत्र से संबंधित होती है? चाल बराबर आवृत्ति गुणित तरंग दैर्घ्य होता है। आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए, पुटिकाओं में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी है? कौन कोशिकांग उत्तरदायी है? राइट आंसर हो जाएगा बी, गोल्जी ऑपर्टस। गोल्जी ऑपर्टस हो जाएगा। अगला देखिए, मरकरी का महत्वपूर्ण अयस्क कौन है? मरकरी का महत्वपूर्ण अयस्क कौन है? आंसर हो जाएगा इसका ए, सीने बार होगा। अगला देखिए, जल कांच का मुख्य अवयव है। जल जो है कांच का मुख्य अवयव है। सोडियम सिलिकेट। आंसर हो जाएगा बी, सोडियम सिलिकेट। दामा मानव शरीर के डैश का विकार है? किसका विकार है? श्वसन तंत्र का विकार है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगला क्वेश्चन देखिए, जल के भीतर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है। कैसा व्यवहार करता है? अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। आंसर हो जाएगा ए। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? आभासी और सीधा होती है। आंसर हो जाएगा हमारा ए। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन करती है? कौन करता है? अग्नाशय करता है। आंसर हो जाएगा सी। स्टार्च किसका बहुलक है? स्टार्च किसका बहुलक है? ग्लूकोज का बहुलक है। आंसर हो जाएगा हमारा ए। राइट आंसर ए होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस तत्व का घनत्व सबसे अधिक है? किसका सबसे ज्यादा है? OS का सबसे ज्यादा है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। अगला देखिए, पौधे को इनमें से कौन से पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त होते हैं? मिट्टी से कौन प्राप्त होता है? नाइट्रोजन। ऑप्शन ए होगा। उत्तल दर्पण में वस्तु यदि ध्रुव पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? उत्तल दर्पण जो है हमारा, ये ध्रुव होता है दोस्तों, इस पे हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? कहाँ पे उसका प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों? ध्रुव पर ही बनेगा। आंसर हो जाएगा डी। और अनंत पर हो तब कहाँ बनेगा उत्तल दर्पण में दोस्तों? फोकस पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। अनंत और ध्रुव के बीच में हो तो फोकस और ध्रुव के बीच में बनेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जब किसी उदासीन धातु के गोले का धनात्मक रूप से आवेशित कांच की छड़ के संपर्क में आवेशित किया जाए तो यह गोला क्या होगा? यह गोला जो होगा इलेक्ट्रॉन गंवा देगा। क्या कर देगा? इलेक्ट्रॉन को गंवा देगा। अगला देखिए, TNT एक क्या है? TNT एक क्या है? विस्फोटक है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी होगा, विस्फोटक। अगला देखिए, आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 38 वाला तत्व उपस्थित होगा। आंसर होगा ये 2A समूह तथा 5वें आवर्त में उपस्थित होगा। आंसर हो जाएगा ए। श्वास नली इनमें से किस मानव तंत्र का एक भाग है? किस मानव तंत्र का एक भाग है? श्वसन तंत्र का एक भाग है। आंसर हो जाएगा सी, श्वसन तंत्र। अगला देखिए, ग्लूकोज को एथिलीन अल्कोहल में किस एंजाइम के द्वारा बदल दिया जाता है? किस एंजाइम के द्वारा बदला जाता है? जाइमेज के द्वारा बदला जाता है। जाइमेज। आंसर हो जाएगा सी, जाइमेज। अगला देखिए, दूध किसका घटिया स्रोत है? दूध जो है किसका घटिया स्रोत है? विटामिन सी का, क्योंकि ये खट्टा नहीं होता है। आंसर हो जाएगा सी। अगला सेक्शन जो आता है हम लोग सोशल स्टडीज आता है। देखिए, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था, किससे था?
उनका संबंध जो था दोस्तों चेदी वंश से था। किस वंश से था? चेदी वंश से था। खारवेल के संबंध में जानकारी हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त होता है। यह अभिलेख जो है ओडिशा के भुवनेश्वर में उदयगिरी की पहाड़ी पर स्थित है। नहरों के निर्माण एवं जैन भिक्षुकों को ग्राम दान दिए जाने की जानकारी सर्वप्रथम इसी अभिलेख में ज्ञात होती है। चेदी वंश के संस्थापक कौन है? महामेघवाहन। महामेघवाहन है चेदी वंश के संस्थापक। अगला देखिए, उदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? किस राज्य में था? बिहार में था। आंसर है बी। पल्लव वंश के संस्थापक जो गोपाल ने बिहार में उदंतपुरी में एक मठ और शिक्षा केंद्र का निर्माण करवाया। धर्मपाल ने भागलपुर जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। पाल शासक जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, पाल शासक जो किसके अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। और गुजराती कवि जो है सेडल ने धर्मपाल की उत्तरापथा स्वामिनी की उपाधि दी थी। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान जो है शांत रक्षित और अतीश दीपांकर ने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। अगला देखिए, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचाव होगा। यह कथन किसने लिखा है? यह कथन किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों? यह कथन W.W. हंटर के द्वारा लिखा गया है। आंसर हो जाएगा सी। ब्रिटिश सरकार ने 1857 के बाद हिंदू मुस्लिम के बीच फूट डालने की नीति को ठोस रूप से लागू करने का प्रयास किया। इंडियन मुसलमान पुस्तक 1870 में लिखा गया, जिसमें मुसलमान की खराब स्थिति के लिए हिंदू को उत्तरदायी ठहराया गया है। और वही 1909 के भारतीय परिषद एक्ट के द्वारा मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल देकर औपचारिक रूप से भारत में सांप्रदायिकता का बीजारोपण कर दिया गया। W.W. हंटर जो है उच्च कोटि के शिक्षाविद और ग्रंथकार संख्याविद थे, जो भारत में अंग्रेजी अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? भारतीय मुसलमान। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा सबसे ज्यादा होती है? जलोढ़ मिट्टी में सबसे ज्यादा होती है। आंसर हो जाएगा हमारा बी, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी भारत की सर्वप्रमुख मिट्टी है। देश में लगभग 40% भूभाग पर जलोढ़ मिट्टी है। यह मिट्टी दो प्रकार की होती है, एक बांगर एक खादर होती है। पुराने जलोढ़ को बांगर मिट्टी तथा नए जलोढ़ को खादर मिट्टी कहते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं? जनसंख्या घनत्व से क्या समझते हैं दोस्तों? प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की जनसंख्या, लोगों की रहने वाली संख्या से है ना। आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। 2011 जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? 382 व्यक्ति निवास करते हैं 1 किलोमीटर में। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? बिहार है। बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? 1106 व्यक्ति हैं 1 किलोमीटर के अंदर में। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? अरुणाचल प्रदेश, मात्र 17 व्यक्ति 1 किलोमीटर के अंदर में। और विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? मोनाको देश का है, ठीक है। उसमें 1 किलोमीटर के अंदर में 23,660 व्यक्ति रहते हैं। और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश कौन बन गया है? तो अब हमारा भारत देश बन गया है। अगला देखिए, पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है। डैश अनुसूची में सूचीबद्ध है, किसमें है? समवर्ती सूची में है। आंसर हो जाएगा डी, समवर्ती सूची में। भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन के संवर्धन से है। 48 के क क्या है कि पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन, अन्य जीवों की रक्षा है। 51 के क में है 6 में प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसके संवर्धन से जुड़े हुआ दिया हुआ है। अगला देखिए, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग के सांसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव के पर्यवेक्षण कराने की शक्ति देता है? अनुच्छेद 324 देता है। अनुच्छेद 214 में क्या है? राज्यों में उच्च न्यायालयों के गठन का उल्लेख है। 314 में क्या है? 314 में है इसके अंतर्गत जो है कुछ सेवाओं को विद्यमान अधिकारियों के संरक्षण के लिए उपबंधित है। और 343 में क्या है? संघ की राज्य भाषा का उल्लेख किया गया है। इसमें 343 में किया गया है ना। अगला क्वेश्चन है, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं का अंतर्गत है। किस सीमाओं के अंतर्गत है? मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए।
फारसी यात्री जो है अब्दुल रज्जाक, फारसी यात्री जो है अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासन काल में आए थे? किस राजा के शासन काल में आए थे? देवराय द्वितीय के शासन काल में आए थे। इनका शासनकाल कब से कब था दोस्तों? 1422 से लेके 1446 ईस्वी तक इनकी शासनकाल थी। अगला देखिए, दक्षिण भारत की सबसे उच्च चोटी कौन सी है? सबसे ऊंचा चोटी कौन है दक्षिण भारत का? अनायमुदी है। आंसर हो जाएगा ए, अनायमुदी चोटी अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है ना। अनायमुदी किस राज्य में पड़ता है दोस्तों? तमिलनाडु में पड़ता है। अगला देखिए, भारत में गन्ने की खेती का एक उदाहरण है सिंचित कृषि का। आंसर है सी, सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन किस राज्य में होता है दोस्तों? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सबसे ज्यादा चीनी मिल है महाराष्ट्र में, आपको बता दिए हैं, लेकिन गन्ना उत्पादन आप बताइए किस राज्य में है। अगला देखिए, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाले चिड़िए के समतुल्य है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है दोस्तों? यह सरोजनी नायडू के द्वारा बोला गया। आंसर है इसका डी, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू भारत के प्रथम महिला राज्यपाल उत्तर प्रदेश की बनी थी। अगला देखिए, भारत के संविधान में संघ शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया है? संघ शब्द किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 1 में है। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, आर्टिकल 1 में कहा गया है। अगला देखिए, दशवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के दरबारी थे? राज दरबारी थे। किसके थे? अकबर के थे। आंसर हो जाएगा ए, अकबर। निम्न में संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? 1855 से 56 में हुआ था। आंसर होगा डी, संथाल विद्रोह 1855 से 56 में। अगला देखिए, 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? डेविड लॉयड जॉर्ज थे। आंसर हो जाएगा ए, डेविड लॉयड जॉर्ज। अगला देखिए, खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? कौन जोड़ा सही है? आंसर ए होगा, लाइमस्टोन कैमूर में पाया जाता है। लाइमस्टोन जो है कैमूर में। आंसर हो जाएगा हमारा ए। अगला देखिए, उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन सही नहीं है? आंसर डी, रेल डिब्बा जो है, रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी या भागलपुर में, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। आंसर हो गया यहाँ पे डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी, भागलपुर में जो है सिल्क उद्योग प्रसिद्ध है यहाँ पे, ठीक है ना। अगला देखिए, कर्नाट वंश का जो है, कर्नाट वंश के संस्थापक कौन था? कर्नाट वंश का संस्थापक नन्यदेव थे। आंसर हो जाएगा ए, नन्यदेव। कब किए थे दोस्तों? तो 1097 ईस्वी में, 1097 ईस्वी में इन्होंने बिहार में पाल शासन को पतन करने के बाद अपना वंश का उदय किए थे। अगला देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उनकी परीक्षा में केवल 20 दिन ही बचे थे? कौन छोड़े थे? जयप्रकाश नारायण जी छोड़े थे। आंसर हो जाएगा सी, जयप्रकाश नारायण। अगला सेक्शन आता है लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग के बारे में देखते हैं हम लोग। अनिल का कद जो है सुनील से लंबा है। अनिल का कद क्या है दोस्तों? सुनील से लंबा है। पहले अनिल को लेते हैं हम लोग, शॉर्ट में लिखते ए, ठीक है। अनिल का जो है किससे ये है? अनिल का कद सन्नी से लंबा है, सन्नी से लंबा है, ठीक है। और सन्नी का कद बेबी से छोटा है। सन्नी का कद जो है बेबी से भी छोटा है, तो बेबी पहले रख देते हैं, बेबी से भी छोटा है, यहाँ पे रख सकते हैं। अनिल का कद बॉस से लंबा है, बॉस से लंबा है। अनिल का कद जो है बॉस से लंबा है, जिसका कद सन्नी से छोटा है। सन्नी है, सन्नी से छोटा है बॉस, तो यहाँ पे रख दीजिए बॉस को। बेबी का कद अनिल के कद से छोटा है, बेबी का कद ठीक है छोटा है। तो बताएं कि कद सबसे छोटा किसका है? बॉस जी सबसे पीछे आ रहे हैं, तो यही होंगे सबसे छोटे। आंसर क्या आ जाएगा हमारा? डी, बॉस जी होंगे सबसे छोटे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे इसका कूट भाषा दिया है, इसका भी कूट भाषा दिया है, तो हमें इसका कूट क्या होगा यह निकालना है। देखिए एस को 9 लिखा है दोस्तों, टी को 3 लिखा है और ई को 1 लिखा है। ऐसे ही सबका कूट भाषा यहाँ पे दिया है, तो सेम आप उसी में से निकालना होगा कूट भाषा। देखिए एस को क्या बोलना 9, इसमें से भी 9 वाला कोई खोजना, या तो बी या नहीं तो डी आने वाला, ठीक है। ई के लिए क्या लिखा है? ई के लिए ए लिखा है, तो जस्ट ए, राइट आंसर यहाँ पे डी आएगा, राइट आंसर इसका डी आएगा। अगला देखिए, नीचे दिए गए आरेखों में से कौन सा आरेख स्त्रियों
माताओं और इंजीनियरों के बीच संबंध को दर्शाता है। स्त्रियों, माताओं और इंजीनियरों के बीच। देखिए कौन सा बताएगा, कौन सा होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि यहाँ पे जो है ये जो माताएं हैं सभी स्त्रियां तो माताएं ही होती हैं, और कुछ माताएं और स्त्रियां इंजीनियर्स भी हो सकती हैं। आंसर डी बनेगा। अगला देखिए, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं हमें बताना है। काउंट कर लीजिए कितना है दोस्तों। टोटल आपकी आएगी कितनी, 12 आएगी। ठीक है, राइट आंसर इसका सी आएगा। अगला देखिए, एक लड़के का परिचय कराते हुए एक लड़की कहती है वह मेरे माँ की इकलौती बहन का बेटा है। वह लड़का उस लड़की से कैसे संबंधित है? कैसे संबंधित है? देखिए यहाँ पे जो बॉय हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, और ये गर्ल ले लेते हैं। ठीक, इसको प्लस रखिए, यहाँ माइनस रखते हैं। ये जो है इसका क्या है, अभी बताया नहीं गया क्या है। आइए, इसकी माँ, इस वाली की माँ, इसकी माँ वह मेरी माँ की इकलौती बहन का बेटा है। इसकी बहन जो है, बहन का इकलौती बेटा। सपोज करिए कि इसकी जो माँ है तो इसकी क्या होगा, ये बेटा होगा। तो जब ये बेटा हो जाएगा इसका, क्योंकि इकलौती बहन है ना, इसकी इकलौती बहन है, यानी एक ही है, वो बहन एक ही है, तो इसका कोई भाई ही होगा, क्योंकि बहन एक ही है ना, लड़की एक ही है। तो ये जो लड़की है इसकी भी माँ होगी और इसकी भी माँ होगी, तो ये दोनों के बीच में रिलेशन क्या हो जाएगा, भाई बहन का हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, वह लड़का उस लड़की से कैसे संबंधित है, भाई से संबंधित। डी होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए से जेड तक वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर का मान क्रमशः 1 से 26 तक दिया गया है, तो बताएं कि निम्नलिखित शब्द का मान क्या होगा। क्या होगा दोस्तों, सभी को ऐड कीजिए। इसका 1, इसका 12, इसका 16, इसका 8, इसका 1, इसका 2, इसका 5, इसका 20, इसका 19, सबको ऐड करके ऐड कीजिएगा तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, 84 आ जाएगा। बी होगा। यदि परसों बृहस्पतिवार था तो कल के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा। कौन सा दिन होगा दोस्तों, परसों, परसों, फिर उसके बाद क्या आएगा, आज, उसके बाद कल, उसके बाद 4 दिन ऐड कीजिएगा, टोटल 8वां दिन आएगा। तो 8वां दिन कौन सा होगा, वही बृहस्पतिवार तो होगा। आंसर बी होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर है जो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर के बाद आता है और दाएं से 13वें अक्षर के पहले आता है। तो कौन आएगा दोस्तों, 12वें अक्षर के बाद एम आता है ना, और दाएं से देखिएगा ना तो 13वें अक्षर के पहले भी एम ही आता है। तो ये अक्षर जो होगा बी हो जाएगा। एक खेल प्रतियोगिता में एक खिलाड़ी का स्थान ऊपर से 8वां है तथा नीचे से 84 है। कुल प्रतियोगी की संख्या कितना है, तो 8 प्लस 84 कर लीजिए, माइनस 1 कर लीजिए, इसको ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा 92 माइनस 1, 91। आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला देखिए, एक व्यक्ति एक स्थान से चलना शुरू करता है और उत्तर की ओर 4 मीटर जाता है, 4 मील जाता है उत्तर की, फिर वह दाएं ओर मुड़ जाता है, दाएं ओर मुड़ता है और 2 मील चलता है। ठीक है, फिर वह दाएं ओर मुड़ता है और 2 मील चलता है। ठीक है, इसके बाद वह फिर दाएं मुड़ता है और 2 मील चलता है। ठीक है, यहां तक आगे। अब बताएं कि वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। प्रारंभिक बिंदु ये था, तो किस दिशा में है, उत्तर में है। आंसर हो जाएगा इसका ए हो जाएगा। अगला देखिए, अगला सेक्शन आता है जनरल हिंदी का। इसमें क्वेश्चन क्या है दोस्तों, रिपु अनंत की कुंडली कड़ी जोगनी चबात पीबही में पागी मनो जुबती जलेबी खात। यहाँ कौन सा रस है, कौन सा रस है दोस्तों, कौन सा है, विभत्स रस है यहाँ पे। आंसर डी होगा। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर से मिलने गगन जा रही है, में कौन सा अलंकार है, कौन सा अलंकार है दोस्तों, अतिशयोक्त अलंकार है। आंसर होगा बी, अतिशयोक्त अलंकार। अगला देखिए, संधि का विलोम शब्द क्या होगा, संधि का विलोम शब्द क्या होगा, आंसर हो जाएगा विग्रह। आंसर सी हो गया। गंगा संज्ञा का कौन सा प्रकार है, गंगा जो है यह नाम है दोस्तों, तो यह क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आंसर होगा बी। जैसा करोगे वैसा भरोगे सर्वनाम में कौन सा भेद है, कौन सा भेद है, संबंधवाचक भेद है। आंसर डी होगा। बात बड़ी सरस थे कहते बिहारी, बात बड़ी सरस थे कहते बिहारी, छोटे बड़े सकल का हित चाहते थे, अनंत प्यार संग थे मिलते
स्तंभों से वे थे सहायक बड़े दुख के दिनों के में से कौन सा छंद है? यह है वसंत तिलिका छंद है। आंसर होगा ए। जो मुश्किल से खाया जा सके, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखना है हमें। कौन सा हो जाएगा? दुर्भक्ष। आंसर हो जाएगा सी, दुर्भक्ष। अगला देखिए, बच्चा रो रहा है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? कौन सा प्रकार है दोस्तों? यह होगा अकर्मक क्रिया। आंसर बी होगा। कबीरा सोई पीर है, जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जानई, हो काफिर बेफीर में कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार है यमक अलंकार। आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपके घर में मैं स्वयं आया था, इस वाक्य में काले शब्द का सर्वनाम बताना है। यानी जो रेड है दोस्तों, इसका सर्वनाम क्या होगा? सर्वनाम इसका हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। आंसर डी होगा। निम्न में कौन सा शब्द कृपण का विलोम है? कृपण का उल्टा कौन है दोस्तों? दानी। कृपण का क्या हो जाएगा? दानी। अगला देखिए, इन तिलों में तेल नहीं, इस लोकोक्तियों का सही अर्थ क्या होगा? इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा किसी प्रकार के लाभ की संभावना का न होना। आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवि का स्त्रीलिंग शब्द जो होगा इसका दोस्तों कवयित्री होगा। आंसर बी होगा। निम्न में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव कौन नहीं है? अग्नि नहीं है। आंसर हो जाएगा डी। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा दोस्तों। अगला देखिए, आपके घर में इतना दूध होता है, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दीजिए, भिजवा दिया कीजिए। इस वाक्य में काले शब्द का सर्वनाम चाय कहने गया ये होगा दोस्तों। कौन सा सर्वनाम होगा? इसमें हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आंसर होगा सी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए क्वेश्चन क्या है, आपके घर में इतना दूध होता है, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दिया कीजिए। इस वाक्य में काले शब्द का सर्वनाम किस प्रकार लिखना है हमें? इसका हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा दोस्तों। हाँ, आंसर हो जाएगा इसका सी, इतना और कुछ के लिए। रस के अवयवों की संख्या कितनी है? कितना है इसका संख्या? इसका है 4 है। आंसर हो जाएगा बी। 4 कौन कौन है दोस्तों? अस्थाई भाव है, विभाव है, अनुभाव है और संचारी भाव है। रसों की संख्या ऐसे 11 मानी गई है ना। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी थी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तत्सम तद्भव की दृष्टि से सही नहीं है? तो कौन सही नहीं है? देखिए इसमें कौन सही नहीं है दोस्तों? आंसर हो जाएगा इसका बी, रात्रि निशा। ये सही नहीं, आंसर बी होगा। इसके द्वारा आपने भाई को पढ़ाया गया, इसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया। इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? कौन सा प्रकार है? कर्मवाच्य है। आंसर हो जाएगा इसका सी होगा। अगला देखिए, नीलकंठ में कौन सा समास है? नीलकंठ में कौन सा समास है दोस्तों? इसमें कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। आंसर हो जाएगा इसका सी, बहुब्रीहि समास। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तिमिर का पर्यायवाची शब्द है? तिमिर का पर्यायवाची कौन है? अंधकार है। आंसर बी है। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? उपयुक्त शब्द हमें लिखना है दोस्तों। इसका हो जाएगा प्रायश्चित हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सी, प्रायश्चित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो दोस्तों आता है हम लोग का, ये देखिए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में, क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कृतवाच्य का प्रयोग हुआ है? इसमें प्रयोग हुआ है दोस्तों, यह हुआ है मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। इसमें कृतवाच्य का प्रयोग किया गया है। आंसर हो जाएगा हमारा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है कमल का पर्यायवाची है? कमल का पर्यायवाची कौन है? अंबुज है। आंसर हो जाएगा बी, अंबुज। अगला क्वेश्चन देखिए, न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? बोलिए। इसका अर्थ होगा दोस्तों, कार्य करने के लिए कोई असाधारण शर्त रख देना। आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है गद्यांश को पढ़ के हमें प्रश्न का उत्तर देना है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं, इसका आंसर क्या होगा। बच्चों और खिलौनों का संबंध सदैव से रहा है। हम यह भी कह सकते हैं कि खिलौना के बिना हम बच्चों की दुनिया की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। चाहे हम बच्चों को खिलौने खरीद कर दे या नहीं दे, बच्चे अपनी किसी न किसी चीज, चाहे वो टूटे फूटे डब्बे हो या किसी तरह की अन्य सामग्री को खिलौने की शक्ल दे देते हैं। हम बच्चों को एकदम छूटपन से ही मुंह या खिलौने से अजीब गरीब आवाज निकाल कर बहलाते हैं और बच्चे बहल भी जाते हैं। यही बच्चे जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं खुद भी
चीज़ों को तोड़ तोड़ कर खिलौने बनाने में अपनी रचनात्मक ऊर्जा का खूब इस्तेमाल करते हैं। इसलिए भी यह जरूरी हो जाता है कि बच्चों की इस रचनात्मक ऊर्जा को उभारने के लिए उन्हें भरपूर मौके दिए जाएं। गद्यांश में इस बात की ओर से संकेत दिया गया है कि क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है दोस्तों कि बच्चों अपने आसपास की चीज़ों को खिलौने बना लेते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ऐसे हम लोगों ने ये भी सेट कंप्लीट किया। दोस्तों लाइक करने में कोई कंजूस नहीं कीजिए, जब देखते हैं दोस्तों तो कम से कम लाइक तो किया कीजिए, ठीक है ना। फिर हम लोग नेक्स्ट में मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।